डीएलसी लीगल न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की दुनिया में हुए एक ऐसे डेवलपमेंट पर बात करेंगे जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन अब भारत में एक हकीकत है। जरा सोचिए, भविष्य में आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार के कैबिन में गुलाब की एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और वो खुशबू किसी परफ्यूम की नहीं बल्कि आपके टायरों की है, और उस खुशबू पर एक जापानी कंपनी का कानूनी हक है। जी हाँ, बिल्कुल। हाल ही में भारत में पहली बार एक स्मेल ट्रेडमार्क यानी गंध को ट्रेडमार्क के तौर पर मंजूरी दी गई है। बिल्कुल सही। और ये कोई आम मामला नहीं है। हम यहाँ किसी परफ्यूम या अगरबत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि टायरों पर लगी गुलाब जैसी खुशबू की बात कर रहे हैं। ये एक लैंडमार्क फैसला है जिसने आईपीआर वकीलों और ब्रांड्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। तो आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि ये फैसला क्यों इतना बड़ा है, इससे ब्रांड्स और खासतौर पर युवा वकीलों और कानून के छात्रों के लिए क्या नए दरवाजे खुलते हैं, और क्या हम अनजाने में अपनी इंद्रियों के निजीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि गुलाब की खुशबू वाले टायर, सच में ये सुनने में किसी मजाक जैसा लगता है। कोई टायर कंपनी ऐसा क्यों करेगी? मतलब कौन जाके टायरों को सूंघता है? ये सवाल बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब सुमितोमो रबर इंडस्ट्रीज ने अपनी एप्लीकेशन में दिया था। मामला 21 नवंबर 2025 का है, जब भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स ने उनकी एप्लीकेशन मंजूर की। अच्छा। उनकी खुशबू का डिस्क्रिप्शन था फ्लोरल फ्रेग्रेंस रेमिनिसेंट ऑफ रोजेस एज अप्लाइड टू टायर्स। उनका मकसद बहुत सीधा था, टायर से जो रबर की एक अजीब सी गंध आती है उसे खत्म करना। ओके, मतलब एक बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। जी, और ग्राहकों को एक यादगार अनुभव देना। वो 1995 से ऐसा कर भी रहे हैं। ठीक है, मार्केटिंग का एंगल तो समझ आता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह भारत में अब तक क्यों नहीं हो पाया था? मतलब किसी गंध पर अपना हक जताना, ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। क्या रुकावटें थी? भारत के ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत मुख्य रूप से दो बहुत बड़ी बाधाएं थीं। दो बाधाएं? हाँ। पहली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कानून कहता है कि ट्रेडमार्क ऐसा होना चाहिए जिसे कागज पर दिखाया जा सके। हवा में मौजूद एक खुशबू को आप कागज पर कैसे बनाएंगे? सही बात है, आप गुलाब की फोटो बना सकते हैं, पर उसकी खुशबू कैसे बनाएंगे? ये तो नामुमकिन लगता है। और दूसरी बाधा क्या थी? दूसरी और शायद उससे भी बड़ी बाधा थी डिस्टिंक्टिवनेस, यानी विशिष्टता। आपको यह साबित करना होता है कि आपकी चीज इतनी अलग है कि ग्राहक उसे देखते, सुनते या महसूस करते ही सिर्फ आपके ब्रांड से जोड़ें। एक गंध के मामले में यह साबित करना बहुत मुश्किल है। तो फिर सुमितोमो ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कैसे बनाया, खास तौर पे वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली चुनौती को? यहीं पर यह केस बहुत दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव दो तरफा रणनीति अपनाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। पहले तो उन्होंने खुशबू का शब्दों में वर्णन किया, जो काफी नहीं था। वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। असली गेम चेंजर था उनका वैज्ञानिक तरीका। उन्होंने आईआईटी इलाहाबाद के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक 7 डायमेंशनल ऑल्फैक्टरी वेक्टर पेश किया। अरे वाह, एक मिनट, 7 डायमेंशनल ऑल्फैक्टरी वेक्टर, ये तो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? हाँ, बिल्कुल। सुनने में ये बहुत जटिल है, पर इसका कॉन्सेप्ट काफी सरल है। समझिए कि वैज्ञानिकों ने उस गुलाब की खुशबू बनाने वाले मुख्य केमिकल कंपाउंड्स, जिन्हें VOCs कहते हैं, उनको पकड़ा और उनका विश्लेषण किया। अच्छा। फिर उन्होंने उस खुशबू को 7 बुनियादी गंधों में तोड़ दिया, जैसे कि फूलों वाली, फलों जैसी, लकड़ी जैसी, तीखी, मीठी वगैरह। अच्छा, तो ये एक तरह से खुशबू का डीएनए टेस्ट हो गया। जैसे हर इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी ने गुलाब की खुशबू का एक यूनिक नोज प्रिंट बना दिया। बिल्कुल सही एनालॉजी है। उन्होंने हर बुनियादी गंध की तीव्रता को एक नंबर दिया और उसका एक ग्राफ बना दिया। इससे उस खुशबू का एक वैज्ञानिक फिंगरप्रिंट तैयार हो गया, जो साफ था, सटीक था और स्थायी था। ये किसी की नाक पर निर्भर नहीं था, बल्कि डेटा पर आधारित था। कमाल है। और डिस्टिंक्टिवनेस वाली शर्त का क्या? उन्होंने ये कैसे साबित किया कि टायर से आती गुलाब की खुशबू एक ब्रांड है, प्रोडक्ट का फीचर नहीं? उनकी दलील बहुत मजबूत और सीधी थी। उन्होंने कहा कि टायर और गुलाब की खुशबू का आपस में कोई प्राकृतिक या कार्यात्मक संबंध नहीं है, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। तो रजिस्ट्रार ने इस अनोखी दलील को मान लिया। रजिस्ट्रार ने 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया। पहला, उन्होंने ट्रेडमार्क्स एक्ट के सेक्शन 2(1)(m) की भाषा पर ध्यान दिया, जहां ट्रेडमार्क की परिभाषा में शामिल है या इंक्लूड्स शब्द का इस्तेमाल है। अच्छा, इंक्लूड्स। इसका मतलब ये हुआ कि कानून में दी गई लिस्ट अंतिम नहीं है। ये एक खुला हुआ दरवाजा है जो कहता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, ट्रेडमार्क का दायरा भी बढ़ सकता है। दूसरा, उन्होंने माना कि सुमितोमो का 7D वेक्टर मॉडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करता है। स्पष्टता, सटीकता, वो सब। जी। और तीसरा और सबसे अहम, उन्होंने टायर के संदर्भ में गुलाब की गंध को स्वाभाविक रूप से विशिष्ट, यानी इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव माना। तो इसका मतलब है कि अब भारत में ब्रांड्स के लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई है। अब सिर्फ नाम और लोगो ही नहीं, बल्कि गंध भी आपकी संपत्ति हो सकती है।
किन उद्योगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? असर बहुत बड़ा और कई सेक्टर्स पर होगा। सबसे पहले तो हॉस्पिटैलिटी और रिटेल। सोचिए, एक होटल चेन या एक कपड़ों का स्टोर अपनी एक खास सिग्नेचर खुशबू को रजिस्टर करा सकता है। जो ग्राहक को दरवाजे से अंदर खींच लाए। बिल्कुल। फिर होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे एयर फ्रेशनर और डिटर्जेंट्स अपनी खास महक को ट्रेडमार्क करा सकते हैं। यहाँ तक कि खिलौने, स्टेशनरी और प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्या दुनिया में इसके और भी सफल उदाहरण हैं, या भारत ने ये कुछ बिल्कुल नया किया है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इसके सफल उदाहरण गिने चुने हैं और मानक बहुत ऊंचे हैं। अमेरिका में बच्चों की खेलने वाली प्ले डो की एक मीठी, थोड़ी मस्की, वेनिला जैसी गंध को ट्रेडमार्क मिला हुआ है। अच्छा, वो जानी पहचानी खुशबू। हाँ। यूरोपियन यूनियन में टेनिस बॉल के लिए ताजी कटी घास की महक को मंजूरी दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की खुशबू वाले गोल्फ टीज भी रजिस्टर्ड है। ये तो बड़े दिलचस्प उदाहरण है। ताजी कटी घास और टेनिस बॉल का कनेक्शन तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कोई असफल भी हुआ है? हाँ, और वो उदाहरण भी बहुत मशहूर है। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन ने अपनी मोटरसाइकिल्स की खास पोटैटो पोटैटो आवाज को साउंड मार्क के तौर पे रजिस्टर कराने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। पर वे असफल रहे। तर्क ये दिया गया कि ये आवाज इंजन के डिजाइन का एक कार्यात्मक परिणाम है, न कि सिर्फ ब्रांडिंग के लिए जोड़ी गई कोई चीज। मतलब ये फंक्शनल था, आर्बिट्ररी नहीं। एग्जैक्टली। यहीं पर सुमितोमो का केस अलग है। गुलाब की खुशबू टायर का कोई फंक्शनल हिस्सा नहीं है। और भारत का ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि इसने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय चलन का पालन नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक डेटा विजुअलाइजेशन को स्वीकार करके उसे एक कदम और आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो ब्रांड्स के लिए ये एक बड़ी जीत है, लेकिन जब भी कोई कंपनी किसी चीज पर अपना एकाधिकार जमाती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, क्या इससे आम जनता का या बाकी कॉम्पिटिटर्स का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। हमारे पास प्रोफेसर अरुल जॉर्ज स्कारिया का एक लेख है जो इस फैसले पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका तर्क है कि यह फैसला कानूनी और नीतिगत दोनों ही आयामों पर एक गलत कदम हो सकता है। ट्रेडमार्क सिस्टम का एक मुख्य उद्देश्य होता है पब्लिक नोटिस, यानी सबको साफ साफ पता हो कि कौन सी चीज रजिस्टर्ड है। अगर किसी दूसरी टायर कंपनी को ये जानना है कि वो कौन सी खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो क्या उसे समझने के लिए पहले केमिस्ट्री में पीएचडी करनी पड़ेगी? बिल्कुल। या लाखों रुपए खर्च करके वैज्ञानिक विश्लेषण करवाना पड़ेगा? इससे तो सिस्टम और जटिल हो गया। सही बात है। उनकी दूसरी आलोचना ये है कि CGPDTM शायद अपनी कानूनी सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। उनका तर्क है कि भारत की संसद ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत को कानून से नहीं हटाया है, जैसा कि यूरोपियन यूनियन ने 2017 में कर दिया था। एक मिनट, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला सिद्धांत है, मतलब कि कानून बनाना संसद का काम है और उसे लागू करना सरकारी दफ्तरों का। आपने बिल्कुल सही समझा। तो क्या प्रोफेसर का ये कहना है कि ट्रेडमार्क ऑफिस एक तरह से खुद ही नया कानून बना रहा है जो उसका काम नहीं है? जी, उनका तर्क है कि कानून की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती जो विधायिका के मूल इरादे से ही अलग हो जाए। लेकिन उनकी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चिंता सीधे तौर पर पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित से जुड़ी है। वो क्या है? अगर हम इस फैसले के दूरगामी परिणामों के बारे में सोचें तो स्थिति गंभीर हो सकती है। वो एक बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं। क्या कोई दवा कंपनी बच्चों की कड़वी दवा को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें डाली गई स्ट्रॉबेरी या केले की गंध को ट्रेडमार्क करा सकती है? अरे, अगर हाँ, तो वे दूसरी सभी कंपनियों को ऐसा करने से रोक देंगे। इसका सीधा असर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये सिर्फ टायर और गुलाब तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि कोई कंपनी किसी अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली डेटॉल जैसी साफ सफाई की गंध को भी ट्रेडमार्क करा सकती है। या बेकरी से आने वाली ताजी ब्रेड की खुशबू पर भी किसी का एकाधिकार हो सकता है। यही तो डर है। तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंसेस यानी हमारी इंद्रियों के निजीकरण की तरफ एक खतरनाक कदम हो सकता है। बिल्कुल। एक ब्रांड की पहचान कहाँ खत्म होती है और एक सामान्य अनुभव कहाँ से शुरू होता है, ये रेखा बहुत धुंधली हो जाएगी। तो हमारे पास एक तरफ एक ऐतिहासिक फैसला है जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है, और दूसरी तरफ सार्वजनिक हित से जुड़ी बहुत ही जायज चिंताएं हैं। जो युवा वकील और कानून के छात्र हमें सुन रहे हैं, उनके लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये IPR वकीलों के लिए निश्चित रूप से एक नया और रोमांचक क्षेत्र खोलता है। आने वाले समय में गंध और शायद आवाज और स्वाद से जुड़े ट्रेडमार्क आवेदन और विवाद दोनों बढ़ेंगे। और ये मामले जटिल भी होंगे। विज्ञान की भी समझ चाहिए होगी, विशेषज्ञों की गवाही, गंध का वैज्ञानिक विश्लेषण, ये सब बहुत जरूरी हो जाएंगे। तो जो वकील टेक्नोलॉजी और कानून के संगम में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन स्पेशलाइजेशन का एरिया बन सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी रुकावट भी बन सकता है, खासकर परफ्यूम या फूड इंडस्ट्री में। जैसा हमने देखा, सुमितोमो का केस महंगी वैज्ञानिक मॉडलिंग पर टिका था। सही कहा। इस तरह के वैज्ञानिक सबूत जुटाने और लंबी कानूनी लड़ाई का खर्च उठाना छोटी कंपनियों के लिए प्रायः नामुमकिन होगा। तो ये एक तरह से बड़े निगमों के पक्ष में जा सकता है। जी, जिनके पास पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। ये खेल के मैदान को असमतल बना सकता है। चलिए एक बार फिर उस मूल सवाल पर वापस आते हैं। एक टायर कंपनी ये सब क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ वर्तमान की मार्केटिंग के लिए है, या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच है? इसके पीछे एक बहुत ही दूर की सोच है। ड्राइवरलेस कारों की दुनिया की कल्पना कीजिए,
जब ड्राइविंग का काम खत्म हो जाएगा तो कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जाने का साधन नहीं रहेगी। बल्कि एक अनुभव बन जाएगी। बिल्कुल। लोग कार में काम करेंगे, फिल्में देखेंगे या आराम करेंगे। ऐसे में कैबिन का माहौल, उसकी गंध, उसकी शांति, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब टायरों से आने वाली एक सुखद गंध उस पूरे इन कार एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन सकती है। और सुमितोमो आज ही उस भविष्य के एक हिस्से पे अपना ट्रेडमार्क सुरक्षित करके कंपटीशन को पहले ही रोक रही है। बिल्कुल। और मौजूदा समय में ये निवेशकों और बाजार को ये संकेत भी देता है कि कंपनी ब्रांड प्रोटेक्शन को लेकर कितनी इनोवेटिव और भविष्य की सोचने वाली है। ये सिर्फ एक खुशबू का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे एक गुलाब सुगंधित टायर ने भारतीय आईपीआर में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। हमने इसे संभव बनाने के पीछे की चालाक कानूनी रणनीति और नवीन वैज्ञानिक तकनीक को समझा, और इससे ब्रांड्स और वकीलों के लिए पैदा होने वाले नए अवसरों को भी जाना। साथ ही हमने कानूनी स्पष्टता, सरकारी निकायों के दायरे और सार्वजनिक हित पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर भी विचार किया। बिल्कुल। ये एक ऐसा मामला है जो दिखाता है कि कानून को हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। अब हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। कानून ने अब एक गंध के फिंगरप्रिंट को मान्यता दे दी है। जैसे जैसे हमारी दुनिया और अधिक मल्टी सेंसरी होती जा रही है, अगला मोर्चा क्या होगा? क्या किसी फोन की खास वाइब्रेशन या किसी कपड़े की बनावट को ट्रेडमार्क किया जा सकता है? किसी चिप्स के खास कुरकुरेपन या किसी ड्रिंक के स्वाद के बारे में क्या? सवाल वही है, एक ब्रांड की पहचान कहाँ खत्म होती है और सार्वजनिक डोमेन कहाँ से शुरू होता है? इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा सभी कानून के जानकारों, खासकर हमारे युवा साथियों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया इसे अपने दोस्तों और पेशेवर हलकों में जरूर साझा करें ताकि ये महत्वपूर्ण बातचीत और आगे बढ़ सके। अगली बार मिलते हैं।